Hello students and welcome to this new video. This is your video of question answers chapter number 8. See, the exam is going to come of SS of 10th standard by the government, right? Government आपके एग्जाम पूछने वाले हैं, गवर्नमेंट आपके एग्जाम लेने वाले हैं. तो फर्स्ट 8 और 15 चैप्टर्स की एग्जाम होगी. मैंने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर्स दोनों आपके पॉकेट स्टडी की एप्लीकेशन के अंदर डाले हुए हैं और आपने देखे भी होंगे. लेकिन चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर्स कई लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो वो अभी चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर्स हम आज देखेंगे. चैप्टर नंबर 8 के आज स्पेसिफिकली देखेंगे, चैप्टर नंबर 15 के बाद में देखेंगे. चैप्टर नंबर 8 के आज हम क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं. तो व्हाट इज मेंट बाय रिसोर्स, डिस्क्राइब्स इट्स यूजेस. तो हमने जब चैप्टर नंबर 8 की बात की थी तो रिसोर्स की डेफिनेशन फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिख गई थी और उसके यूजेस भी हमको मालूम थे कि भाई हम उसको फूड की तरह यूज करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं और एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज करते हैं. तो यूजेस भी हमको मालूम है. लेकिन सर प्रॉपर आंसर बताइए ना. तो हम प्रॉपर आंसर अभी आपके स्क्रीन पे रख देते हैं. देखो बेटा, ये जो पीडीएफ आपके स्क्रीन पे आ गई है, वो पीडीएफ के अंदर वो सारे क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक के अंदर पूछे गए हैं. तो वही टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं. The resources available at one or two places in the world is dash. तो आंसर हो जाएगा बेटा डी, सॉलिटरी रिसोर्स. तो एक या दो जगह पे अगर रिसोर्सेज मिलते हैं हमको पूरे वर्ल्ड के अंदर तो उसको बोला जाता है सॉलिटरी रिसोर्स. ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द डैश एलिमेंट्स ऑफ पेरेंटल रॉक्स. तो इसमें आंसर आ जाएगा बेटा वेदरिंग एंड इरोजन. ठीक है, द सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सॉइल फॉर्मेशन वेदरिंग और इरोजन पेरेंटल रॉक्स का होता है, इसी की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है. सर वेदरिंग एंड इरोजन का मतलब क्या हुआ? तो पेरेंटल रॉक्स जो होते हैं ना बेटा, उसके ऊपर क्लाइमेट का असर पड़ता है. ठीक है, उससे क्या होता है बेटा, पेरेंटल रॉक्स की जो आउटर कवर होता है वो घिसने लगता है, जिसको हम बोलते हैं वेदरिंग. ठीक है, घिसने लगता है. तो वेदरिंग एंड इरोजन, इरोजन भी आपको मालूम है, इरोजन का मतलब घिस जाना, है ना, हट जाना. तो पेरेंटल रॉक्स का अपर लेयर जब हट जाता है तो उसमें से सॉइल फॉर्म होता है. वेदरिंग का मतलब बोला है बेटा, मैंने क्या बोला? घिस जाना, पत्थरों का घिस जाना, उसमें से ऊपर का पार्ट जब घिस जाता है तो उसमें से सॉइल फॉर्म होता है. विच इज द अदर नेम ऑफ पड़खाव सॉइल. भाई पड़खाव सॉइल का दूसरा नाम क्या है? बेटा यहाँ पे हमारे पीडीएफ के अंदर लेटराइट सॉइल दिया हुआ है, लेकिन पीडीएफ के अंदर यहाँ पे ये आंसर गलत है. यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है बेटा वो एक्चुअली बी नहीं है, वो ऑप्शन ए है. थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है मेरे से पीडीएफ के अंदर. तो ये अभी ऑप्शन ए है बेटा. ठीक है, ऑप्शन ए. तो यहाँ पे आप लिख दीजिए भाई ऑप्शन ए, बी मिटा दीजिएगा, लिख दीजिए ऑप्शन ए. ठीक है, आपको जो पीडीएफ आएगा उसमें भी ऑप्शन ए आपको करना है. ऑनलाइन हो चुका है ये पीडीएफ, इसलिए आप चेंज नहीं हो सकता है. तो आपको ऑप्शन ए करना है, बी को रब करना है. ठीक है, वेरी कूल, वेरी गुड. ये आपको रब कर देना है. ऑप्शन आंसर है ए. ठीक है, चलो, ए इज द राइट आंसर. याद रखिएगा, एलुवियल सॉइल का नाम है पड़खाऊ सॉइल. ठीक है, एलुवियल सॉइल का नाम है पड़खाऊ सॉइल. रिसेंटली द सॉइल ऑफ इंडिया क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स बाय इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8. है ना, हमने 8 टाइप के सॉइल देखे थे, तो आंसर आएगा 8. चलिए, स्टेट द रेमेडीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. भाई सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाए सर? 2 मार्क का ये क्वेश्चन है तो मिनिमम 4 पॉइंट लिखने हैं. भाई 4 पॉइंट मिनिमम लिखने हैं. सॉइल इरोजन का रेमेडी पूछा गया है, भाई सॉइल इरोजन को कैसे हम बचा सकें. तो फर्स्ट पॉइंट, प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड. ये भी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, जस्ट आपके लिए मैंने ये स्पेशल पीडीएफ बनाई है. प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड. फैलो लैंड मतलब खाली जगहों पे, जो ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ फॉरेस्ट या कोई भी ट्री नहीं है, वहां पे आप ट्रीज प्लांट करें. कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड. तो जमीन के ऊपर जितना भी गाय भैंस चरने जाते हैं उसको कंट्रोल करें.
उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। सर गाय भैंसों से और सॉइल इरोजन का क्या कनेक्शन है, मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड का मतलब हो गया बेटा, गाय भैंस जब घास चरने के लिए या जो भी खाना उनको चाहिए वो चरने के लिए जमीन पे जाते हैं, तो जो भी जमीन पे छोटा मोटा उगा होता है वो तो जमीन के अंदर से उगता है, तो जो सॉइल होता है वो जमीन के अंदर डसा होता है। ग्रेजिंग एक्टिविटी के टाइम गाय भैंस क्या करती है, वो उखाड़ के खा जाती है ना, वो उखाड़ के घास उखाड़ के खा जाती है। तो ऐसे ही नहीं उखड़ता है बेटा घास, वो जमीन को भी डैमेज करता है, क्योंकि उसका जो रूट है वो रूट भी नीचे से बाहर आता है, तो इसीलिए जमीन को भी डैमेज करता है और सॉइल वीक हो जाता है बेटा वो। तो इसीलिए ग्रेजिंग एक्टिविटी हमको कंट्रोल करनी चाहिए। प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन कंट्रोल मेथड इन स्लॉपी रीजन्स। भाई कॉन्टोर मेथड क्या होता है? कॉन्टोर मेथड वो एक ऐसी मेथड है जहाँ पे आप स्लोपी फार्मिंग करते हो, है ना, स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग उसको बोला जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप मेथड भी आप बोल सकते हो, कॉन्टोर मेथड भी आप बोल सकते हो। तो प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन कॉन्टोर मेथड इन स्लोपी रीजन्स। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देर आर स्ट्रीम्स। तो भाई जहां जहां स्ट्रीम्स है, जहां जहां पानी की छोटी मोटी धाराएं बहती हैं, वहां पे आप चेक डैम्स कंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि पानी अपने साथ हमेशा से ही सॉइल लेके जाता है। तो चेक डैम्स कंस्ट्रक्ट करें। कल्टीवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ वाटर। अगर पानी है, पानी बरसात से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो उसका वो जो बहता है तो उसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, हमको फील्ड के अंदर वेरी डीप कल्टीवेट करना चाहिए, वेरी डीप बीज बोना चाहिए, जिससे रूट्स मजबूत हो जमीन के अंदर, जमीन को रूट्स पकड़ के रखे और रूट्स जमीन को पकड़ के रखे, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे वो। तो इसी वजह से पानी का स्पीड कम हो जाएगा, बहेगा जल्दी नहीं, क्योंकि वो जो प्लांट्स हैं वो बह नहीं जाएंगे, वो वहीं पे रुके रहेंगे, तो उससे स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये हो गए बेटा पॉइंट्स आपके, रेमेडीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब देखते हैं शॉर्ट नोट अबाउट द डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल की शॉर्ट नोट के अंदर अगर वो 2 मार्क में आ जाती है तो यहाँ पे हम 4 पॉइंट्स लिखेंगे, याद रखिएगा कोई भी 4 पॉइंट्स। डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन द एरिया वेयर क्लाइमेट इज एरिड और सेमी एरिड। तो डेजर्ट सॉइल जो है वो ऐसे एरियाज में मिलता है जहाँ पे क्लाइमेट जो होता है एकदम गर्म होता है, एकदम हॉट एंड ह्यूमिड होता है, या तो फिर सेमी एरिड थोड़ा सा गर्म होता है, बहुत मतलब पानी नहीं होता है। ड्राई रीजन हम बोल सकते हैं, एरिड को ड्राई भी बोलते हैं हम। तो ऐसा ड्राई रीजन के अंदर डेजर्ट सॉइल देखने को मिलता है। दिस सॉइल इज सैंडी एंड लेस फर्टाइल। तो भाई ये हमेशा से हमने देखा है किसी भी डेजर्ट के अंदर की रेत होती है ना, सैंडी होता है सॉइल, जो भी सॉइल होता है वो सैंडी होता है और कम फर्टाइल होता है। राजस्थान, हरियाणा, साउदर्न पंजाब स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। तो राजस्थान, हरियाणा और साउदर्न पंजाब, भाई ये सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सॉइल ये टाइप का फाउंड होता है, डेजर्ट सॉइल मिलता है। इट इज फाउंड इन कच्छ एंड सम पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र एंड गुजरात। तो गुजरात के अंदर सौराष्ट्र जो है उसमें भी थोड़ा कुछ देखने को मिलता है, और कच्छ रीजन में भी देखने को मिलता है यहाँ पे डेजर्ट सॉइल। क्रॉप्स लाइक मिलेट एंड जोवार कैन बी ऑल्सो बी टेकन इन दिस सॉइल इफ प्रोवाइडेड विद इरिगेशन फैसिलिटी। तो ये मिलेट और जोवार जैसे क्रॉप्स भी हमको ये सॉइल के अंदर देखने को उगाने को मिलते हैं, अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी है तो, बाकी तो नहीं। व्हाट इज कॉल्ड माउंटेन सॉइल? सर 3 मार्क का क्वेश्चन है माउंटेन सॉइल और 4 ही पॉइंट दिए हैं, तो बेटा डोंट वरी, 4 ही पॉइंट हमको माउंटेन सॉइल के टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, तो वहीं आपको लिखने हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द वैली एंड स्लॉपी रीजन्स ऑफ द हिमालयाज एज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 2700 टू 3000 मीटर्स। तो भाई ये टाइप का जो सॉइल है वो हमको वैली और स्लॉपी रीजन्स जो हिमालयाज के हैं वहां पे देखने को मिलता है, और उसकी जो हाइट है वो है 2700 टू 3000 मीटर्स। ये सॉइल बहुत ही अंडर डेवलप्ड होता है बेटा, और इसकी लेयर भी बहुत पतली होती है। अंडर डेवलप का मतलब एकदम प्रॉपर नहीं होता है। द सॉइल इज फाउंड इन आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। तो ये सॉइल आसाम में देखने को मिलता है, दार्जिलिंग में देखने को मिलता है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में मिलता है माउंटेन सॉइल।
हिमालय में ये जो सॉइल है वो जहाँ पे पाया जाता है वहां पे पाइन और चिड ट्रीज देखने को मिलते हैं। राइट अ नोट ऑन एल्यूवियल सॉइल। तो भाई एल्यूवियल सॉइल के अंदर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको 6 पॉइंट लिखने हो, अगर 4 मार्क का आ जाता है तो आपको लिखने हैं 8 पॉइंट। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे। Alluvial soil is spread about 43% of the total area of India। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये तो लिखना ही है एल्यूवियल सॉइल के बारे में। जब भी आप लिख रहे हैं 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया वो है, वो तो लिखना ही है। इट इज फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम ब्रह्मपुत्र वैली टू सतलज इन द वेस्ट। ठीक है, द सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट अप टू सतलज इन द वेस्ट ऑफ द एली। इट इज फाउंड इन द वैली रीजन्स ऑफ तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स। भाई एलुवियल सॉइल हमेशा से ही नदी के आजू बाजू पाया जाता है, तो जहां जहां नदी की बात आती है वहां वहां सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे वैली रीजन्स में एलुवियल सॉइल पाया जाता है। मोर ओवर इट इज फाउंड इन द डेल्टा रीजन्स ऑफ अबोव रिवर्स। तो डेल्टा रीजन्स क्या होता है बेटा? डेल्टा रीजन मतलब ऐसे रीजन जहाँ पे वो रिवर्स फ्लो करती है, जहाँ पे रिवर्स फ्लो होती है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो भाई डेल्टा रीजन्स जो है वहां पे भी पाया जाता है एल्यूवियल सॉइल। द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल इज ड्यू टू द एल्यूवियल डिपोजिशन बाय द रिवर्स। तो एल्यूवियल सॉइल कहाँ से फॉर्म होते हैं? एल्यूवियल सॉइल फॉर्म होते हैं ड्यू टू द एल्यूवियल डिपोजिशन बाय द रिवर्स। तो रिवर्स क्या करती है बेटा? सॉइल्स, सॉइल जो है ऊपर से लेके आती है, जहां से भी वो फ्लो करती है वहां से सॉइल लेके आती है। तो इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल इज पॉसिबल ड्यू टू द एल्यूवियल डिपोजिशन ऑफ द rivers. Potash, phosphoric acid and limestone are in more proportion while nitrogen and humus are in less proportion। तो यहाँ पे PPAL याद रखना है, PPAL पोटैश, PP पोटैश का P फॉस्फोरिक का Pa फॉस्फोरिक एसिड, और L PPAL जो है वो ज्यादा प्रोपोर्शन में है और NH जो है वो कम प्रोपोर्शन में है। नाइट्रोजन और हमस कम प्रोपोर्शन में है। तो भाई एल्यूवियल सॉइल में ज्यादा प्रोपोर्शन में कौन है? तो PPAL, PPAL। तो पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन। कम प्रोपोर्शन में क्या है? तो NH है ना। नाइट्रोजन एंड हमस आर इन लेस प्रोपोर्शन। नाइट्रोजन कंटेंट स्टेबलाइज हो सकता है अगर आप वहां पे पल्सिस ग्रो करते हो। एल्यूवियल सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का जो कंटेंट है उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है अगर आप पल्सिस के क्रॉप्स ग्रो करते हो तो। wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oil seeds, etc. can be grown in this type of soil। तो ये सॉइल्स के अंदर बीट ग्रो कर सकते हैं हम भाई, पैडी ग्रो कर सकते हैं, चावल ग्रो कर सकते हैं, सुगर केन, शेरडी ग्रो कर सकते हैं ना, जूट, जो कोथड़े बनते हैं जिसके, है ना, ब्राउन कलर के कोथड़े आपने देखे होंगे बैग जैसे, तो जूट जूट वहां पे आप ग्रो कर सकते हैं। कॉटन ग्रो कर सकते हैं, कपास जिसको बोलते हैं गुजराती में, मेज जिसको बोलते हैं मतलब मकाई, ऑयल सीड्स मतलब तेल के दाने, तो वो हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं भाई। कौन से सॉइल के अंदर? एल्यूवियल सॉइल के अंदर। सर तो ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। ब्लैक सॉइल में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे। अगर 3 मार्क में आ गया ब्लैक सॉइल तो हमको लिखना है 6 पॉइंट्स, 4 मार्क में आ गया तो 8 पॉइंट, 5 मार्क में आ गया तो 10 पॉइंट। बढ़िया। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो लिखना ही है सर। ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल भी जाना जाता है। द सॉइल वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ डेक्कन लावा। डेक्कन लावा मतलब क्या हुआ बेटा? पहले के जमाने में, बहुत ही पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, हमारे साउथ इंडिया जो हम बात कर रहे हैं वहां पे एक लावा था, और वो लावा जब फूटा तो उसके अंदर से जो भी लावा निकला वो जब कूल हो गया तो ब्लैक सॉइल उसमें से बना है। लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल। तो लावा के जो पत्थर हो गए हैं बड़े बड़े, वो पत्थरों और जो क्लाइमेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सॉइल बनाने में। इट कवर्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया के 15% जो जमीन है वहां पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। एज दिस सॉइल इज मोर सुटेबल टू कॉटन, इट इज नोन एज कॉटन सॉइल। भाई ये कहाँ का देखने को मिलता है? देखिए महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटका। ये पॉइंट आपको जरूर से लिखना है कि भाई ये सॉइल कॉटन के लिए बहुत ही सुटेबल है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉटन सॉइल। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है गुजरात के अंदर? तो सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी, डांग डिस्ट्रिक्ट, ये सारे सॉइल उसमें देखने को मिलते हैं। भाई आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स ज्यादा प्रोपोर्शन में है। इसका शॉर्ट फॉर्म करने जाए तो हो जाएगा LICPAM। LICPAM, लिकपैम। LIC लाइम, आयरन, कैल्शियम, LIC पैम, पोटेश, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, लिक पैम, LICPAM। LIC तो आपको याद रहेगा ना, वो LIC का इंश्योरेंस पॉलिसी आता है। तो LIC और पैम, PAM, पैम। तो ब्लैक सॉइल के अंदर LICPAM ज्यादा प्रोपोर्शन में पाया जाता है। ओके, ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल माना जाता है बेटा। ये सॉइल के अंदर मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत है, मतलब वो ये जो सॉइल है वो मॉइस्चर ज्यादा खींच लेता है अपने अंदर। जब ये मॉइस्चर ड्राई हो जाता है उन सॉइल में से, तो वहां पे तिराड़ पड़ जाती है, फिशर्स, फिशर्स मतलब दरारें, दरारें पड़ जाती है। भाई ये यहाँ पे हम कॉटन ग्रो कर सकते हैं, लिनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द ब्लैक सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं। सर व्हाट इज मेंट बाय सॉइल कंजर्वेशन? रेमेडीज तो बताइए। तो देखिए, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड मेंटेन इट्स क्वालिटी। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है उसका सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना और वहीं वहीं का वहीं उसको ओरिजिनल प्लेस पे ही रखना। मेंटेन इट्स क्वालिटी, सॉइल कंजर्वेशन इज डायरेक्ट कनेक्टेड टू रिटेन द सॉइल पार्टिकल्स एट देयर ओरिजिनल प्लेस। तो भाई सॉइल का जहाँ है वहीं रहना और उसका क्वालिटी भी मेंटेन करना, उसको बोला जाता है सॉइल कंजर्वेशन। अलग अलग रेमेडीज हुए हैं अलग अलग प्लेसेस पे। तो भाई देखते हैं रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। प्लांट ट्रीज इन रिवर गॉर्जेस एंड ऑन माउंटेन स्लोप्स। तो भाई ट्रीज कहाँ प्लांट करने चाहिए सॉइल कंजर्व करने के लिए? रिवर गॉर्जेस में। सर गॉर्जियस का मतलब क्या? गॉर्जियस नहीं, गॉर्जियस मतलब नहीं है। गॉर्जियस का मतलब कि रिवर जहां जहां फ्लो होती है ना, उसके आजू बाजू के एरियाज के अंदर हमको ट्रीज प्लांट करने चाहिए, जिससे सॉइल वहीं का वहीं रहे, आगे बह ना जाए। एंड ऑन माउंटेन स्लोप्स, माउंटेन स्लोप्स पे भी हमको ट्रीज प्लांट करने चाहिए। जब बरसात आती है तो सब सॉइल इरोड हो जाता है माउंटेन के ऊपर से नीचे तक। तो माउंटेन स्लोप्स के ऊपर अगर हम ट्रीज प्लांट करते हैं तो वो सॉइल इरोड नहीं होता है। द रिवर फ्लड्स शुड बी कंट्रोल्ड बाय डाइवर्टिंग द फ्लो इन अदर रिवर्स और इन ड्राई बेड्स। तो भाई ये तो हमने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा था। रिवर फ्लड जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उनका जो दूसरा जो भी एक्स्ट्रा पानी आ रहा है, ज्यादा पानी आ रहा है, तो वो ज्यादा पानी दूसरे रिवर के फ्लो के अंदर मिल जाना चाहिए, या कहीं पे ड्राई एरिया है रिवर का तो वहां पे भेज देना चाहिए। फॉरेस्ट कवर, द रूट्स ऑफ फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल्स। तो जहां जहां फॉरेस्ट कवर है वहां वहां सॉइल इरोजन नहीं होता है, लेकिन अगर फॉरेस्ट कवर नहीं है तो वहां पे सॉइल इरोजन होगा। तो फॉरेस्ट कवर के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखते हैं। डेजर्ट रीजन के नजदीक ट्रीज प्लांट करने चाहिए हमको, ताकि बहुत फास्ट जो हवा आ रही है उसको थोड़ा कम कर सके। अगर बहुत फास्ट हवा आ रही है तो वो धूल भी, मिट्टी भी लेके आएगी अपने साथ साथ। तो वो डेजर्ट की जो पतली सी सूखी मिट्टी हो, सूखी रेत होती है, वो आगे बढ़ती रहती है फास्ट हवाओं के अंदर। तो ये जो आप ट्रीज प्लांट करोगे करेंगे, उससे वो जो डेजर्ट एडवांस हो रहा है, डेजर्ट की रेत आगे बढ़ रही है, वो स्टॉप हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस फार्म्स, ये दोनों चीज हमने टेक्स्ट बुक के अंदर पिक्चर के अंदर देखी थी। तो ये मेथड्स हमको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। हमस कंटेंट्स ऐड करने चाहिए हमको फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सॉइल के अंदर। अनरिस्ट्रिक्टेड पेस्चरिंग लूजन्स द सॉइल लेयर ऑन द माउंटेन। भाई अनरिस्ट्रिक्टेड पेस्चरिंग मतलब क्या? कि हम पेड़ काट देते हैं, हम गाय भैंसों को चराने के लिए भेज देते हैं माउंटेन के ऊपर, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसको प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि गाय भैंस तो मैंने आपको बताया कैसे बर्बाद करती है सॉइल को, तो वो हमको बचाना चाहिए। इट शुड बी प्रिवेंटेड। दस कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी टुडे। कंजर्वेशन करना हमारा बहुत ही ज्यादा अभी जरूरत है। गवर्नमेंट, सोसाइटी और पीपल सब लोगों को एक साथ काम करना चाहिए।
सर सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस तो समझाइए। सॉइल फॉर्मेशन इज डन, 4 मार्क का क्वेश्चन है, बढ़िया सब बड़ा सा आंसर है, ठीक है। चलिए लास्ट सेकेंडली है, देख लेते हैं। सॉइल फॉर्मेशन इज डन ड्यू टू मटेरियल अवेलेबल थ्रू द डिन्यूडेशन। डिन्यूडेशन मैंने आपको पूरा एप्लीकेशन के अंदर जब हमारा लेक्चर हुआ था तब मैंने समझाया था आपको। तो सॉइल फॉर्मेशन डिन्यूडेशन की वजह से होता है। जो हमने पेरेंटल रॉक्स की बात की जिसमें से वेदरिंग एंड इरोजन होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं डिन्यूडेशन। उसके ऊपर का जो लेयर होता है वो उखड़ जाता है और उससे सॉइल फॉर्मेशन होता है। मिनरल्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर एंड हमस हमस आर मिक्स्ड अप इन इट। तो भाई फिर धीरे धीरे जब ऊपर के लेयर का वो जो रॉक्स होते हैं बड़े बड़े, ऊपर उसमें से ऊपर के लेयर का अगर घिसारा हो जाता है, घिस जाता है, वो निकल जाता है, तो वो लेयर बन जाता है सॉइल। सॉइल के अंदर और मिक्स होते हैं मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब हो गया भेज, और एयर एंड हमस। तो ये सारी चीजें अंदर मिक्स होती है। तो सॉइल क्या है बेटा? इट इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स विच हैज द कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलप वेजिटेशन। तो ये है आपका डेफिनेशन। सॉइल इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स and biotic elements which has the capacity to grow and develop vegetation। चलिए आगे देखते हैं। The parental rocks lie below the soil, generally the part of the surface of the earth wherein the vegetation grows is known as soil। तो भाई सॉइल के नीचे पेरेंटल रॉक्स होते हैं। जो भी सरफेस ऑफ द अर्थ जहाँ पे वेजिटेशन उगता है उसको सॉइल माना जाता है। तो सॉइल जो है वो इज द लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द मैटर फॉर्म ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ द स्कैटर्ड मटेरियल ऑफ पेरेंटल रॉक्स एंड वेजिटेशन। तो पेरेंटल रॉक्स और वेजिटेशन के मिक्सचर होने से जो भी मटेरियल बनता है वो मिक्सचर को बोला जाता है सॉइल, जो अपर लेयर में होता है हमारे जमीन के ऊपर। जो भी डिनोडेशन होते हैं वो एकदम थिन पावर बनाते हैं, है ना। रॉक्स का वेदरिंग एंड इरोजन जो होता है उससे उसके ऊपर का लेयर घिस जाता है और उसकी वजह से थिन पाउडर जैसा लेयर बन जाता है। द हमस फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन और डीके ऑफ वेजिटेशन और इंसेक्ट इज एडेड टू दिस। तो भाई जमीन के अंदर जो मरे हुए प्राणी होते हैं या तो कुछ भी हमने वेजिटेशन डाल दिया, कचरा डाल दिया, तो वो सारी चीजें के अंदर हमस जमा हो जाता है, हमस फॉर्म्ड हो जाता है। हमस एक टाइप का क्या बोलते हैं, हमस एक टाइप का डिसइंटीग्रेशन है बेटा। हमस एक टाइप का कचरा बोल सकते हैं हम। जो इंसेक्ट्स मर जाते हैं, जो वेजिटेशन खत्म हो जाता है, वेजिटेशन हम डांट देते हैं, तो उसकी वजह से हमस बनता है। सड़ जाता है ना बेटा, तो वो हमस बन जाता है। दिस बायोटिक एलिमेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेजिटेशन के अंदर। The climatic impact on the duration of soil formation is so important and widespread. The soil formed of different types of rocks in that region over a long time is the same। तो भाई जो भी क्लाइमेटिक इम्पैक्ट पड़ता है सॉइल फॉर्मेशन के समय पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही बड़े पैमाने पे होता है। और जहां जहां भी सॉइल फॉर्म होता है अलग अलग रॉक के टाइप से, जो भी रीजन के अंदर फॉर्म होता है ओवर लॉन्ग टाइम इट इज द सेम। सब चीज क्लाइमेटिक इम्पैक्ट तो सेम ही रहता है ऐसा बोला जाता है। लॉन्ग टाइम देखने जाए तो हर जगह पे ठंडी पड़ेगी, हर जगह पे गर्मी आएगी, हर जगह पे बरसात पड़ेगी। तो हमारी इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हर जगह पे एक एक बेसिक टाइप का सॉइल तो मिलेगा। सो द सॉइल फॉर्म्ड आउट ऑफ द सेम पैरेलल रॉक्स एंड डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस इज डिफरेंट। तो अलग अलग क्लाइमेट्स जब यहाँ पे होते हैं और तब जब सॉइल फॉर्म होता है, तो अगर भले ही वो सेम पैरेंटल रॉक्स हो वो अलग हो जाएंगे। तो बाइफरकेट किए हैं आईकार ने। सॉइल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक्स स्ट्रक्चर, हमस एक्सेट्रा। देखिए भाई एलुवियल सॉइल, भाई ये पॉइंट आपको लिखना है। आईकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, हैज डिवाइडेड इंडियन सॉइल्स इनटू 8 टाइप्स। 8 टाइप में डिवाइड किए हैं। एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, मार्शी और पीटी सॉइल। तो ये जो सॉइल है वो सब आईकार ने डिवाइड किए हैं, ठीक है। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स? रिसोर्स का मतलब क्या होता है? सर ये तो बेसिक बात हो गई, महाभारत खत्म होने के बाद आप बोल रहे हैं रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया बाद में आप बात कर रहे हैं रिसोर्स की। तो भाई ये आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहला ही क्वेश्चन है, लेकिन एज पर मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर वो लास्ट आया है।
Out of thousands of elements in nature, the elements that are utilized by men through special knowledge and expertise are known as resources. तो भाई जितने भी नेचर के अंदर एलिमेंट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं नेचर के अंदर, वो सारी चीजें अगर आदमी यूज कर सकता है अपनी स्पेशल नॉलेज से, बुद्धि से, एक्सपर्टाइज से, तो उसको हम बोला जाता है रिसोर्सेज. Human needs can be fulfilled by such natural elements and man has the physical and intellectual capacity to utilize is as resources. तो भाई ह्यूमन नीड्स जो है वो ये नेचुरल एलिमेंट से फुलफिल होते हैं. ह्यूमन नीड्स जो होते हैं वो नेचुरल एलिमेंट से फुलफिल होते हैं. तो भाई अगर आदमी के पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है तो ही वो यूज करेगा ना, तो ही वो यूज कर पाएगा अपने दिमाग का और फिर रिसोर्सेज का. एनीथिंग विच इज यूज्ड टू फुलफिल पार्शियल और टोटल ह्यूमन नीड्स बिकम्स अ रिसोर्स. भाई इसका मतलब क्या हो गया? भाई जो भी हमारी जरूरियात पूरी करे, भले टोटली करे या पार्शियली करे, आधी करे, वो सब चीज हो जाती है रिसोर्स. द नेचुरल रिसोर्सेज शुड हैव बोथ द वर्च्यूज ऑफ यूटिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू वर्क. भाई नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजें होनी चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए जे जो हम यूज कर सकें. ठीक है, यूटिलिटी की हो, जो यूज कर सकते हैं हम, और जो चल सकती है, जो हमारे काम आ सकती है. कैपेबिलिटी टू वर्क. द रिसोर्सेज आर मेड ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ थ्री, नेचर, मैन एंड कल्चर. तो रिसोर्स किससे बनता है भाई? नेचर. सॉरी बेटा, वीडियो कोई कारण बंद हो गया था, वापस शुरू हो गया. तो हमने पॉइंट देखा कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज तीन तरह के इंटरेक्शन से बनते हैं. नेचर, नेचर, मैन एंड द कल्चर. तो नेचर, मैन और कल्चर, ये तीनों का अगर मेल होता है तब बनते हैं रिसोर्सेज. वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स आर कंपाइल्ड बाय वेरियस रिसोर्सेज. भाई हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट्स है, हमको जो खाना चाहिए, वो वेरियस रिसोर्सेज से हम पूरा करते हैं. ठीक है. फ्रूट्स ग्रो नेचुरली, वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन थ्रू एग्रीकल्चर. तो जो फ्रूट्स हैं जो नेचुरली हमको मिलते हैं, हम जो नेचुरल खाते हैं, ऐसे क्रॉप्स हैं जो एग्रीकल्चर के थ्रू हमको मिलते हैं. मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स जो ऑब्वियसली नेचर ही हमको देता है, गाय देती है हमको. फिर मील्स, मीट ऑब्टेन थ्रू डोमेस्टिक एनिमल्स. जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको काट फाट के जो मांस मिलता है, वो भी एक टाइप का रिसोर्स है हमारे लिए. तो नहीं है, लेकिन फॉर अदर रिलीजन वो उसका रिसोर्स हो जाता है. फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम रिजर्वायर्स. तो रिजर्वायर्स मतलब पानी की कोई भी बॉडी. तो पानी की कोई भी, या तो रिवर हो या तो स्ट्रीम हो, उसके अंदर से एक्वेटिक एनिमल्स या फिश हमको मिलते हैं. तो वो भी एज फूड हम एक्सेप्ट करते हैं. चाइनीज लोग खाते हैं ना, सांप वाप खाते हैं पानी के अंदर से. honey prepared by honeybees, etc. are used as food items. चलिए, various goods obtained from forest, agro products, wool, hide, meat available from animals, minerals form the raw material for many industries. भाई फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की फूड आइटम्स की, अभी सेकंड पॉइंट में है रॉ मटेरियल की बात की. भाई हम रॉ मटेरियल की तरह हम क्या यूज करते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा यूज एज फ्यूअल. तो भाई अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्यूअल की. जो जो हम कोल यूज करते हैं, पेट्रोलियम यूज करते हैं, नेचुरल गैस, एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूअल. जो भी एनर्जी हम सोलर इंसोलेशन जो जनरेट करते हैं, सोलर एनर्जी से हमको मिलती है, विंड से मिलती है, वेव्स मिलती है, सी वेव्स से एनर्जी बनती है. टाइड्स एंड एब्स, तो भरती आता, वो जब पानी दरिया होता है ना, तो भरती आती है, जब पानी आगे आ जाता है फिर पानी पीछे चले जाता है, उसमें से एनर्जी जनरेट होती है. हमारे यहाँ पे गुजरात के अंदर खंभात के अंदर होती है, और वाटरफॉल से एनर्जी जनरेट होती है. तो ये एज अ फ्यूल लिखा हुआ है. Thus, resources are useful to us in various ways. Its role is seen in the human life at one or the other stage. All activities from agriculture to the industries directly or indirectly depend on natural resources. तो जो भी चीजें, जो भी रिसोर्सेज हम बहुत सारी टाइप्स में यूज करते हैं, ठीक है, उसका रोल हमारे लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है. तो बेटा यहाँ पे खत्म होता है आपका क्वेश्चन आंसर. टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स आपको बुक के अंदर लिखने हैं, लर्न भी करना है क्योंकि एग्जाम में आएंगे. ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विथ द चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वेश्चन आंसर्स. बाय बाय.